Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about Wallace bond theory with its postulate and drawbacks. Coming towards our topic, first of all we have to discuss about the history of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि मतलब कि ज़रूरत क्या थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई जाए। तो उसके रीजंस जो है हमारे पास ये हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो आया था वो आया था लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट आया तो था, उसने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, उसने हमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया, लेकिन उसने हमें जिन चीज़ों के बारे में नहीं बताया उनमें इंक्लूड थी शेप्स हो गई मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद उनका अगर बॉन्ड बनता है तो उनके दरमियान बॉन्ड एंगल क्या होगा ये नहीं बताया, उनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया, उनकी एनर्जीज़ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताने से वो फेल हो गया। ठीक है, यानी उसने हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी नहीं बताया। नेक्स्ट क्या था, उसके बाद वेस्पर थ्योरी आई। वेस्पर थ्योरी ने शेप्स के बारे में तो बताया, उसने क्लियर किया कि जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉन्ड या एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी शेप क्या होगी, किस तरह से बॉन्डिंग होगी, उसने बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ बताई। ठीक है, लेकिन वेस्पर थ्योरी भी फेल टू एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल, रिलेटिव एनर्जीज एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। फिर क्या हुआ कि इन रीजंस की वजह से जो है हमें ज़रूरत महसूस हुई कि एक और थ्योरी आनी चाहिए जो हमें कुछ बताए, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में। तो फिर क्या हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो आई, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हिटलर और लंदन ने 1927 में जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। लेकिन फर्दर जो है पॉलिंग ने इसको मॉडिफाई किया, और अब जो हम वीबीटी पढ़ते हैं वो हिटलर लंदन वाली नहीं है, बल्कि हिटलर लंदन की जो थ्योरी आई थी इसको जो है वो पॉलिंग ने अपने लिहाज से इसको जो है वो डेवलप किया, और डेवलप करके जो थ्योरी पेश की उसको हम वीबीटी कहते हैं। तो वीबीटी जो है वो फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स को फोकस करती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उनकी ओवरलैपिंग। फिर नेक्स्ट वो बताती है कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कवर हो जाता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। तो मतलब वीबीटी जो थी उसने अपने ज़माने में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी रिगार्डिंग ओवरलैपिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड्स उसने बताया कि जब ओवरलैपिंग होती है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान में, तो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और क्या होता है केमिकल बॉन्ड्स में, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं इन बॉन्ड रीजन, यानी जो बॉन्ड बनता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकलाइज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आखिर थी क्या। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताई कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरह से होती है, उसने पूरा उसको डिस्क्राइब किया। क्या बताया वीबीटी ने कि जब दो आइटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है कि एक एटम का पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, यानी उसके ऊपर ओवरलैपिंग होती है, और क्या होता है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बाय ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर हो जाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। पढ़ के देखते हैं। विबिटी स्टेट्स दैट टू एटम्स कम सो क्लोज टू ईच अदर दैट पार्शियली फिल्ड एटॉमिक। हम पार्शियली फिल्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो पार्शियली फिल्ड यानी कि कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा। अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा अगर उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। इसीलिए हमने कहा कि पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा एक एटम का, ओवरलैप करेगा पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के। तो इस ये था वीबीटी का कॉन्सेप्ट, या हम कह सकते हैं बेसिक असम्पशन उसकी यही थी। अब हमने ओवरलैपिंग के बारे में बात की, तो ओवरलैपिंग क्या होती है। द टर्म ओवरलैप रेफर्स टू ओवरलैप ऑफ टू अप्रोचिंग एटम एज दे एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेज। यानी कि क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ओवरलैप करते हैं, और क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेज को, जब एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसी स्टेज को हम कहते हैं ओवरलैप। ठीक है, यानी कि उनके दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है यानी ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, फॉर एग्जांपल एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप एंड पी पी ओवरलैप। तो एस एस ओवरलैप में क्या होता है, हमें पता है एस शेप जो है ना, एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एस ऑर्बिटल है राउंड शेप का, दूसरा एस ऑर्बिटल है राउंड शेप का, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर है। जब इनके अंदर ओवरलैपिंग होगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, मतलब दोनों जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ठीक है, यानी अगर एक जो है वो उसका फेस जो है वो अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एस पी। अब हमें पता है कि पी जो होती है ना वो डंबल शेप होती है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ आ गया, और ये एस ऑर्बिटल है। जब एस और पी जो है वो ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह की शेप, यानी एस और पी मर्ज हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं एस पी ओवरलैप। और अगर हम बात करें पी पी ओवरलैप की, तो पी पी ओवरलैप क्या होती है कि यहाँ पर हमारे पास एक शेप है,
यहाँ पर हमारे पास दूसरी शेप, इनके दरम्यान में हम लगाते हैं प्लस का साइन, कि जब ये दोनों शेप्स जो हैं वो ऐड होंगी तो क्या शेप बनाएंगी, तो ये कोई बड़ा सारा इस तरह का ही मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्योंकि एक जैसी हैं, ऑर्बिटल इस तरह का फॉर्म होगा। तो क्या होगा कि जब भी एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप या पी पी ओवरलैप होगा, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा वीबीटी के अंदर, इसलिए हम लोगों ने ये पहले पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट जो हमारे पास है वो है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का वीबीटी ने क्या बताया, उसने कहा कि ओवरलैपिंग जो है वो हमेशा पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान में होगी। तो अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, तो आप लोग इस तरह से पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। तो ओवरलैपिंग के अंदर आप क्या लिख सकते हैं कि ओवरलैपिंग occurs amongst partially filled atomic orbitals। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिटेन आइडेंटिटी। रिटेन आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि जब ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो टोटली एक चेंज चीज़ बन जाती है, एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है, बल्कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रहती है, यानी कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती। हाँ, वो दोनों मिलके अपनी अपनी आइडेंटिटी कायम रखते हैं और एक न्यू चीज़ बनाते हैं। तो क्या है, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। कमिंग टुवर्ड्स अवर थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑपोजिट स्पिन में होते हैं, यानी एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की निस्बत ऑपोजिट स्पिन में होगा। इसका क्या मतलब है, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं हमेशा, ठीक है। ये ऑपोजिट स्पिन है, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि हम बता सकें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑपोजिट स्पिन में है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होते हैं, ये भी बताया वीबीटी ने। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उसने क्या बताया वीबीटी ने, कि जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मतलब उतने ही बॉन्ड बना सकता है वो, यानी उतने ही बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं कि वीबीटी एक्सप्लेन दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझो उतने ही बॉन्ड बना सकता है ना वो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में वीबीटी ने क्या कहा, कि जब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हर एटम के मिलते हैं तो वो दो बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक एक ये एटम है, एक ये एटम है। पहले ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो यहाँ पर दो दो बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे उतने ही बॉन्ड्स बन रहे होंगे। तो सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब है, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा एटम्स के दरमियान में, मगर बल्कि अगर एटम्स एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं, या ओवरलैपिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं कि टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम ओवरलैप विद टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम टू फॉर्म टू बॉन्ड्स। तो दो बॉन्ड्स बनेंगे। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाने हैं तो आप थ्री लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में उसने क्या कहा कि एटम्स दैट ओवरलैप मस्ट हैव सेम सिमेट्री ऑन बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस क्या होता है, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास एक एटम है। ये इनकी न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई कहते हैं सेंटर को, ठीक है। ये न्यूक्लियाई है, तो लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, इस लाइन को हम कहते हैं बॉन्ड एक्सिस। और उन्होंने क्या कहा कि एटम्स जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी सिमेट्री सेम होती है बॉन्ड एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल अब देखें, ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना, तो इनकी सिमेट्री सेम है। इसी तरह अगर हम इस तरह से देखें तो इसका सेंटर जो है वो ये वाला पॉइंट, इसका सेंटर ये वाला पॉइंट, ये होगा बॉन्ड एक्सिस। तो एटम्स भी सेम उसमें ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि एटम्स ओवरलैप मस्ट हैव सेम सिमेट्री ऑन बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस पर उनकी सिमेट्री जो है, उनकी शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एनर्जी का। तो एनर्जी में उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स बिकम लेसर देन नॉन ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स। अब ऐसा क्यों है कि जब ओवरलैपिंग होती है ना, तो जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसी तरह हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स के बारे में कह रहे हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो दो आइटम्स के दरमियान में बॉन्ड हो चुके होते हैं। उनकी निस्बत अगर हम लॉन पेयर्स की बात करें वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी तरह से ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप्ड हो चुके हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बॉन्डेड हो चुके हैं, ठीक है। वो फ्री नहीं है अब कि वो हर जगह मूव करें। जो जो भी चीज़ फ्री होती है ना, फॉर एग्जांपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या फ्री ऑर्बिटल्स हो गए, या अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गए, अनओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स हो गए, ऐसी चीज़ों की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये बॉन्डेड नहीं है दो के दरमियान में, ये एक एटम के ऊपर ही प्रेजेंट है, अभी इनमें बॉन्डिंग नहीं हुई, इसीलिए ये फ्रीली है। तो इनमें स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी, जबकि इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। आपने ये याद रखना है कि जिस भी चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी ना, इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ओवरलैपिंग से होता क्या है।
ड्यू टू ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ओवरलैप्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी हमने यही कहा कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं जब वो ओवरलैप कर लेते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है, जब एक बॉन्ड बन जाता है ना, अब आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर कहीं पड़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है एटम्स के दरमियान में और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जबकि अगर हम बात करें एनर्जी की तो एनर्जी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में तो वही पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो हमें हमेशा से ही पता है। और उसने क्या कहा कि जो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल में चाहे प्रेजेंट भी हैं, वो जब उनका पेयर हो गया यानी कि उन्होंने बॉन्डिंग कर ली तो फिर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, यानी एक्स वाई या जी प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल्सो पैरेलल टू द रीजन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, जब ये ओवरलैप किए इन्होंने इस तरह से बॉन्ड बनाया। अब देखिए बॉन्ड एक्सिस इनका ये था, ठीक है, जहाँ पर ओवरलैप करें बॉन्ड एक्सिस, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी इसी तरह से फॉर्म होगी। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी कि वो भी उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ना वो हेड ऑन कोलिजन से बनता है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन हो रही है, यानी कि हेड से हेड टकरा रहा है, यानी कि प्रॉपर उनकी सिमेट्री जो है वो शेप जो है वो एक ही साइड पर, यानी ये जो है वो पैरेलल टू द बॉन्ड एक्सिस यहाँ पर हो रही है। अब देखें यहाँ पर होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जबकि अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की तो पाई बॉन्ड में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से ये पाई बॉन्ड बन रहा है। तो हमने क्या कहा कि जो दरमियान में बना ये सिग्मा बॉन्ड था और पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से हो जाता है, बन जाता है, लेकिन हेड ऑन कोलिजन उसमें नहीं होती। तो आगे इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब एस एस की ओवरलैपिंग हो, एस पी की या पी पी की प्योर ओवरलैपिंग हो, यानी कि क्या है कि हेड ऑन कोलिजन हो, इनमें प्रॉपर जो है वो ओवरलैपिंग हो रही हो, तब हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बना है। और अगर ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, यानी साइड वाइज हो रही है या पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे आप लोगों ने ये वाली ओवरलैपिंग पढ़ी, ये पैरेलल ओवरलैपिंग थी क्योंकि इसमें प्रॉपर करीब भी नहीं है, साइड बाय साइड भी नहीं हो रही। साइड बाय साइड कब होगी, जब यहाँ से एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल मैच कर रहे होंगे थोड़ा सा, तब हम कहेंगे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्या कहा, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, एज वी ऑल नो दैट पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होता है। जबकि पाई बॉन्ड थोड़ी सी एनर्जी लेकर टूट जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है टू द लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो न्यूक्लियाई, ये हमने पढ़ा था ना बॉन्ड एक्सिस के बारे में, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड में इस तरह नहीं होता। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में प्रेजेंट हैं, ये दरमियान में यहाँ पर प्रेजेंट है पाई बॉन्ड में। तो ये बात हुई हमने। फिर है फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स इज इम्पॉसिबल। अब सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दरमियान में स्टक हुए हुए हैं, यानी कि बॉन्डेड है, बाउंड हुए हैं, वो नहीं मूव कर सकते फ्रीली। जबकि अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की तो सॉरी फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स इज पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल होती है लेकिन पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द लोब पार्टिसिपेटिंग इन ओवरलैपिंग इज स्ट्रेच एंड द अदर लोब इज रिड्यूस, यानी कि जो लोब पार्टिसिपेट कर रही होती है उसमें क्या होता है कि वो एक स्ट्रेच हो जाती है और दूसरी लोब क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे हम लोगों ने जब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया तो कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर आया, तो इनमें से एक स्ट्रेच हुई और एक रिड्यूस हुई। फिर है पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड में जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये पीछे देखा, यहाँ पर जब पार्टिसिपेट किया उन्होंने तो दोनों लोब्स जो हैं वो सेम ही रही हैं। ये वाली को भी देखें आप, ये वाली को भी देखें, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई। जबकि अगर आप सिग्मा बॉन्ड वाली को देखें तो सिग्मा बॉन्ड वाली में चेंजिंग आई है। तो इसलिए हम सिग्मा बॉन्ड को कहते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड और इसको कहते हैं नॉन लोकलाइज बॉन्ड। आई थिंक सो कि ये पिक्चर में जो है ना वो फ्री रोटेशन के बारे में गलत लिखा हुआ है। पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो सकती है लेकिन आई थिंक सिग्मा बॉन्ड में नहीं हो सकती, और इसी वजह से इसको लोकलाइज बॉन्ड कहते हैं और उसको नॉन लोकलाइज बॉन्ड कहते हैं। आई थिंक सो आप लोग ये कंफर्म कर लीजिएगा।
इट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और जबकि अगर हम बात करें इसकी तो ये जो है इट फॉर्म ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो कभी भी बन सकता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, कभी भी जब भी ओवरलैपिंग होगी, एस एस हो चाहे एस पी हो चाहे पी पी हो, वो सिग्मा बॉन्ड बना देगा, उसके इंडिपेंडेंट है। लेकिन पाई बॉन्ड हमेशा कभी भी पहले नहीं बनता, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद उसके ऊपर पाई बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, बाकी दो बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब आप कभी भी नहीं देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड लाजमी है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने ये इतनी सारी थ्योरी देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क होता है ना, वो ओवरलैप करते हैं और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। अब जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है ना, उसकी शेप पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट होती है। क्यों हम ये कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल ये एक एस ऑर्बिटल था, ये एक पी ऑर्बिटल था, इन दोनों ने जब ओवरलैप किया तो शेप कुछ इस तरह से बनी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल था, ये पी ऑर्बिटल था, और इसको हम कह रहे हैं एस पी ऑर्बिटल। तो इसकी शेप जो है वो उन दोनों से डिफरेंट है, मतलब उन दोनों को मर्ज करके शेप बनी है, तो हमने इसलिए इसको कहा कि ये शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम पेरेंटल एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एटम्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट होते हैं। हम उन ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कराते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है, 2s होता है ना हाइड्रोजन में, और पी में क्या होता है, 2p पी होता है एक। फिर क्या होता है, यहाँ से एक जो है वो एक एटम जो है वो उठ के जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, 2s और 2p था, अब क्या होता है 1s हो जाता है और 3p हो जाता है। अब ऐसा क्या होता है कि फिर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जितने ज़्यादा हमने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन हो सकेगी। तो हाइड्रोजन के बारे में हम आगे देखते हैं, वहाँ से आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। फिर क्या है, हमने लास्ट पॉइंट में ये कहा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लीड टू इंटायरली न्यू शेप। ठीक है, हमने जैसे भी पढ़ा कि एस और पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एक बिल्कुल न्यू शेप बनती है और ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए जो है ये चीज़ जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री बताने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी टाइप्स की होती है, sp3 होती है, sp2 होती है और sp होती है। अब ये तीन टाइप्स में डिवाइड क्यों की गई है तो हम ये डिस्कस करते हैं। पहली टाइप है sp3। इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके चार इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यानी अब इनकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप डिफरेंट है, जब ये चारों इकट्ठे होके इंटरमिक्स होंगे ना तो ये न्यू शेप बनाएंगे। तो इनकी न्यू शेप क्या होगी, इस तरह की। ठीक हो गया, तो 4 इक्विवेलेंट बनेंगे बॉन्ड्स इसमें। इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें sp3 में sp3 होती क्यों है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर 2s ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर जाता है और ऊपर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए या बॉन्डिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, इसमें वो आपको दिखा रहे हैं कि लोब्स कैसे चेंज होंगे और फिर मिलके ये बनाएंगे। तो आप ये वाला ना भी करें तो आप इसके बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये चार ऑर्बिटल्स उन्होंने हमें दिखाए हैं। ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये पी एक्स है, ठीक है, ये पी वाई, एक ये वाला पी जी है और ये वाला पी वाई है। जब ये सारे ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो ये इस तरह के अरेंजमेंट बनाएंगे, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा पोर्शन होगा, वाई एक्सिस पे भी होगा, कोई एक्स एक्सिस पे भी होगा, जी पे भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s और दो p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पी में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और 2s में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होता है और वो 2p में चला जाता है, तो फिर ये तीन इलेक्ट्रॉन्स मिलके जो है वो फर्दर तीन बॉन्ड्स बनाते हैं, तो टोटल 6 हो जाते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल bf3 का आप मॉलिक्यूल देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये भी सेम एग्जांपल ही है, यहाँ पर एक s है, दो p ऑर्बिटल्स है, इन्होंने ओवरलैप किया और इन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। तो इनका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये ट्राइगोनल है, इस तरह से ट्राइगोनल, यानी तीन साइड्स हैं इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में भी वही चीज़, सब में हमने बताना सेम है, बस उसमें p ऑर्बिटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो s से जब जाएगा तो फिर ये क्या होगा कि दो मिलके कर सकते हैं। यहाँ पर एक s में है, एक p में है। अब हमने क्या किया, देखें यहाँ पर p, फर्स्ट ऑफ ऑल p जो था वो खाली था, एस से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ ऊपर गया तो दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए बॉन्डिंग के लिए। तो इसमें BeCl2 की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि बेरिलियम में जो है वो दो बॉन्ड बनाए, एक Cl से एक Cl से, इस तरह से। तो ये इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, लीनियर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेप क्या होगी, कौन से
हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी शेप होगी, तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे इसकी शेप होगी लीनियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी 2, और हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप एंगल देखें तो वो होगा 180। इसके बाद अगर आप बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होगी या ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि ट्राइगोनल होगी। रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 3 होगी, ठीक है। इसकी शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और अगर हम एंगल की बात करें तो 120 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्राहेड्रल शेप, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो जो एंगल होगा वह 109.5 होगा, और उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 4 होगी। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या थी वीबीटी की। तो एप्लीकेशंस में हमारे पास आता है कि जो वीबीटी थी ना, इसने हमें बताया कि HF कैसे फॉर्म होगा, H2, F2, H2S, N2, ये सारी चीज़ें, यानी कि फॉर्मेशन बताई बॉन्ड की कि किस तरह से उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, किस तरह से उनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वीबीटी ने बताई। उसके बाद उसने बताया कि एच एफ मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है ना, तो उसमें एक s ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p ऑर्बिटल से आता है, और फिर HF फॉर्म होता है। इसी तरह उसने हमें बताया बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, और शेप के बारे में। तो ये थी उसकी एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वीबीटी जो है वो हमें पूरी नहीं पड़ी, इसके बाद भी एक और थ्योरी लानी पड़ी। तो इसकी शॉर्ट कमिंग्स या इसकी फेलियर्स क्या हैं, कि इसने हमें टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में नहीं बताया। उसने हमें नहीं बताया कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी क्यों शो करता है या किस तरह से शो होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसने हमें एनर्जी के बारे में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। मेन पॉइंट जो है ना वो यही है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में उसने नहीं बताया। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड्स के बारे में क्यों नहीं बताया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने पूरी जो थ्योरी दी ना वो तकरीबन कवलेंट बॉन्ड्स के ऊपर थी, कि शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम की तरफ से आता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा एटम की तरफ से आता है। लेकिन हकीकत क्या थी कि कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम दे रहा होता है। अब इसने तो ऐसी कोई चीज़ बताई नहीं कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही आइटम की तरफ से आ रहे हो तो फिर क्या होगा। इसलिए हमने कहा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में इसने हमें नहीं बताया। तो ये पॉइंट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं भी है, आप लोग चाहें तो लिख लें, नहीं चाहें तो ना लिखें, क्योंकि जब हमने यही कह दिया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हमें नहीं बताया, तो फिर उसकी ज़ाहिर है ना उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया, ना थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया, ना उसने स्ट्रांगली लिगेंड्स के बारे में और वीक मेटल्स के बारे में भी नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंडर ही आ जाती हैं। आपकी मर्ज़ी आप लिखें, आपकी मर्ज़ी आप ना लिखें। और इसने क्या नहीं बताया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट करनी पड़ी, ये थ्योरी जो है वो नहीं बनी, काम नहीं की। इसके बाद फिर और भी आई, लेकिन क्या है कि ये थ्योरी हम स्टिल स्टडी करते हैं क्योंकि बहुत हेल्पफुल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। होप्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।